सबसे पहले कुछ पहले वाला हम पूछेंगे, आप लोग को याद भी होगा, बताइएगा जो जानते हैं। गांधी जी का एक बुक छपा है, उस बुक का नाम माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये क्या है, उनका बायोग्राफी है या और कुछ? ऑटोबायोग्राफी है। गांधी जी आर्टिकल्स भी लिखते थे यंग इंडिया के लिए। गांधी जी का वेपन क्या था, हथियार? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यही सब उनका हथियार था। गांधी जी के बारे में और कुछ जानकारी मिला था कि ये जो है डोमिनेट किए थे पॉलिटिक्स को, कब से कब तक? 15 से 48 तक। बहुत बढ़िया। उसके बाद बताइए कि इंडियन सिविलाइजेशन को और किस नाम से बोला जा सकता है? क्या बोले? ईस्टर्न सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, और कुछ? एंशिएंट सिविलाइजेशन। इंडियन को हम लोग एंशिएंट भी कह सकते हैं और ईस्टर्न भी कह सकते हैं। उसी तरह से वेस्टर्न वाले को और क्या कह सकते हैं? यूरोपियन और मॉडर्न। हम लोग या तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहेंगे, या तो यूरोपियन कहेंगे, या फिर मॉडर्न। अब बताइए इन दोनों में से कौन मेटेरियलिटी को डिपेंड करता है? वेस्टर्न वाला या यूरोप वाला मेटेरियलिटी पे निर्भर है, और हम लोग का किस चीज पे है? मोरल बीइंग्स, नैतिकता पे निर्भर है। बहुत बढ़िया। फिर पाठ के अंदर आ गए थे, इसके बाद हम लोग पढ़ना, और कल हम लोग पढ़े थे कि बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई। आई और चली गई मतलब बना फिर फंस गया, बर्बाद हो गया, लेकिन एक वो सभ्यता अभी तक टिका हुआ है, वो भारत का है। भारत के लिए यह क्या है? गौरव करने का बात है, और इंग्लिश में भारत के लिए ये ग्लोरी है। तो क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज ग्लोरी फॉर इंडिया? इंडिया के लिए ग्लोरी क्या है? तो मेनी सिविलाइजेशंस कम एंड डिस्ट्रॉयड बट आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव, इट इज आवर ग्लोरी। हो सकता है जी। मेनी सिविलाइजेशंस में कौन कौन सिविलाइजेशन बर्बाद हो गया? ग्रीक, रोम, जापान और फारोस, मिस्र। ग्रीक, रोम, जापान और फारोस का नाम मेंशन किया है कि ये सब बर्बाद हो गए। तो मेनी सिविलाइजेशंस बढ़ाना है तो लाइक, और लाइक में ये चारों नाम भी डाल सकते हैं, ग्रीक, रोम, जापान, फारोस, डिस्ट्रॉयड बट आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव और इट इज आवर ग्लोरी। हो सकता है 2 नंबर में, आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़े थे कि कई सभ्यताएं आई गई, उसी में से यूरोप के जो लोग हैं सोचते हैं कि किसका कहना मानेंगे, किन 2 देशों का कहना मानेंगे? ग्रीक और रोम के ही बातों पे चलेंगे, और वो गलतियां नहीं करेंगे जो गलतियां कौन किया है? ग्रीक और रोम किया है। और ऐसा सोचना क्या है उनके लिए? दयनीय स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसा सोचना उनके लिए पिटिएबल कंडीशन है। इस बात को याद कर जाइए, क्योंकि अगर आपसे पूछ दे, हम ही पूछ दे टेस्ट में कि व्हाट इज पिटिएबल कंडीशन फॉर यूरोपियंस, यूरोपियंस के लिए पिटिएबल कंडीशन क्या है? तो ऐसा सोचना, दे इमेजिन, सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स, उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर देंगे जो गलती कौन किया है? ग्रीक एंड रोम। और ऐसा सोचना ही उनके लिए पिटिएबल कंडीशन है। ये बातें याद है ना? वो तो आप रटिएगा जब लिखवाएंगे तो। बस अभी समझ में आ जा रहा है ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इंग्लिश में आप बात समझ ले रहे हैं, कम मत समझिए, मानिए कि आप तेज हैं। इसके अलावा क्या था? पिटिएबल कंडीशन आपका हो गया। फिर हम लोग पढ़े थे एक बात, ये बात पढ़े थे कि हमारे ऊपर एक चार्ज भी लगा है, आरोप लगा है कि हम लोग बड़े क्या हैं? अनसिविलाइज्ड हैं, और कुछ इग्नोरेंट हैं, स्टोलिड हैं। अनसिविलाइज्ड कहने का मतलब हम लोग क्या है? असभ्य है। इग्नोरेंट कहने का मतलब हम लोग अज्ञानी है, जानकार नहीं है। और स्टोलिड है मतलब भावना शून्य है। हम लोग बहुत अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं, स्टोलिड है, ये हम लोग पे आरोप लगा है। इतना ज़्यादा है कि हम लोग किसी भी बदलाव को क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं? एडॉप्ट नहीं करते हैं। और ये आरोप सही है? ये आरोप गलत है। ये बात भी हो गया है कि हमारे खिलाफ क्या आरोप लगा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कल हुआ था, सिविलाइजेशन का परिभाषा भी दिए थे। अच्छा लास्ट यही था ना, लिखवाए नहीं ना थे तीसरा पैराग्राफ से? तो कल जो समाप्त हुआ था देखिए यही था कि सिविलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है। तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है क्या कि आप कैसा काम कीजिएगा, पाथ ऑफ ड्यूटी आपका कैसा होगा, कर्तव्य करने का रास्ता आपका कैसा होगा। जो आप लोग बोलते हैं नॉर्मली 1 नंबर के काम करता, 2 नंबर के काम करता, तो वह 1 नंबर वाला काम करना ही सिविलाइजेशन का अर्थ है कि आपको रास्ता दिखाया जाए कि आप कैसा काम कीजिएगा। ड्यूटी का पाथ दिखाना सिविलाइजेशन का काम है। ये तो काम है, अब आप ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं,
इसके लिए भी एक टर्म आया था कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। देखिएगा पैराग्राफ 3 निकाल के उसमें लिखा होगा परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी को कैसे चेक किया जाए कि आपका जो काम करना है वो सही हो रहा है कि नहीं, किस चीज से। और भी कुछ लिखा है ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, लिखा है क्या, लिखा होगा अगर देखिएगा तो पैराग्राफ 3 निकाल लीजिए बुक और देखिए, लिखा होगा कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। मतलब दोनों एक दूसरे पे कन्वर्ट हो सकता है, या तो ये कहिए या तो वो कहिए, बात एक के है। कहने का मतलब आप ड्यूटी अच्छा से कर रहे हैं कि नहीं, आपका परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए बस हम आप ये देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या है कि नहीं, मोरालिटी है कि नहीं, नैतिकता वाला गुण है कि नहीं। सुने होंगे बड़े विद्वानों के पास जाइएगा तो 5 मिनट में आपको चेक कर लेगा कि आप कैसे इंसान है। सुने है ना कि जाइएगा 5 मिनट में था लगा लिहन, कैसे था लगा लिहन। अब आपसे थोड़े पूछने जाएंगे कि हाँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ ले बड़ा कि ना, कि ओम के नियम जाने ला कि ना, ये सब थोड़े पूछेगा। वो बस देख लेगा कि हाँ आप में ये वाला गुण आया है कि नहीं, नैतिकता है कि नहीं। नैतिकता है मतलब आप अपना जिम्मेदारी कैसे कर रहे हैं, ड्यूटी कैसे कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। ये नहीं है मतलब वो सबका है गोल है। मतलब किसी को चेक करना है तो आप उसका बस क्या देखिए, मोरालिटी, क्योंकि मोरालिटी जो है वो ड्यूटी के परफॉर्मेंस के इक्वल है, कन्वर्टिबल टर्म्स है। बात क्लियर हो रहा है। तो ये लाइन लिखवाया गया था, तीसरा पैराग्राफ में होगा कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं या दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर आप ड्यूटी अच्छा कर रहे हैं कि नहीं चेक करना है तो आपके अंदर मोरालिटी है कि नहीं देख लीजिए, है तो ठीक है, नहीं तो अभी आप में कमी है। और कुछ लिखा था इसमें, हाँ एक और बात लिखा था कि गुजराती में क्या कहा गया है, इसको याद है, गुड कंडक्ट। सिविलाइजेशन को गुजराती में एक ही लाइन में कह दिया गया है, सिविलाइजेशन मैंने कहा अच्छा व्यवहार। अगर आपका कंडक्ट ये फिर फिजिक्स वाला कंडक्ट नहीं है, कंडक्ट का मतलब बिहेवियर, इंग्लिश में बिहेवियर। तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा है मतलब आप सिविलाइज्ड आदमी हैं, अगर बिहेवियर खराब है तो आपका सिविलाइजेशन ठीक नहीं है, आप असभ्य आदमी में चले जाएंगे। ये गुजराती में कहा गया। तो यहाँ तक आप पढ़ लिए थे 3 पैराग्राफ तक। आज इसके बाद का हम लोग पढ़ेंगे चौथा पैराग्राफ और निकाल सकते हैं आप लोग चौथा, या यहाँ पे देख भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा तो देखिए चौथा पैराग्राफ आपके सामने है। इससे पहले यही वाला पढ़े अभी बताए हम। देखिए द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। क्लियर है ये बात। और यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी जो है कन्वर्टिबल टर्म्स है। मतलब ये मनगढ़ंत बात नहीं था, किताबे का था। अब आगे आ जाइए, कह रहा है कि इफ मतलब सबको जानता होगा, यदि दिस डिफिनेशन, यह जो परिभाषा दिया गया ऊपर वाला सिविलाइजेशन वाला, बी करेक्ट, क्या है, सही है। अगर सिविलाइजेशन का परिभाषा सही है देन इंडिया, तब भारत को एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने भी कहा है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। अब भारत को नथिंग टू लर्न, कुछ नहीं सीखना है, फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी भी दूसरे लोगों से। कह रहे कि अगर ऊपर वाला परिभाषा सही है सिविलाइजेशन का, तो भारत को अब किसी और से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत के पास जो है बहुत बढ़िया है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और जैसा अभी है वैसा ही आगे भी बस इसको रखना है, बनाए रखना है, बस यही मेन बात है। तो चौथा जो है पूरे निर्भर कर रहा है किस पे, ऊपर वाला तीसरा पे। तीसरा में सिविलाइजेशन का परिभाषा दे दिया गया कि पाथ ऑफ ड्यूटी देखना है, और चौथा में बताया गया कि अगर ये बात सही है, परिभाषा सही है, तब भारत को अब किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। भारत जैसा है एक नंबर है, भारत को किसी से अब सीखने की आवश्यकता नहीं है, बस जैसा है वैसा बना रहे, एज इट शुड बी, वैसा रहना चाहिए, ये ना कि पीछे चले जाए। तो ये था चौथा पैराग्राफ। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं दिया, बस इतना ही नॉलेज दिया कि हमको जैसे हैं वैसे रहना है। पांचवा में देखिए क्या लिखा है, वी नोटिस दैट। इसका मतलब हम लोग नोटिस करते हैं, नोटिस मतलब ध्यान देते हैं। वी नोटिस, हम लोग ने नोटिस दिया है कि दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। मन जो है रेस्टलेस है, रेस्ट नहीं करता है। रेस्ट मतलब रेस्ट करना, आराम करना,
रेस्टलेस मतलब आराम नहीं करना, मतलब बेचैन है या अशांत है। मन जो है अशांत पक्षी है। मन के बारे में बात किया जा रहा है। द मोर इट गेट्स, जितना ज्यादा इट गेट्स, गेट्स मतलब पाना, प्राप्त करना, जितना ज्यादा ये प्राप्त करता है या जितना ज्यादा इसको दिया जाता है, द मोर इट क्या है, वांट्स, उतना ज्यादा यह चाहता भी है। मन एक ऐसा चीज है कि इसको जितना ज्यादा दीजिएगा उतने ज्यादा क्या करेगा, चाहेगा कि और चाहिए और चाहिए। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंततः क्या रह जाएगा, असंतुष्ट रह जाएगा, ना खुशे रह जाएगा, वो मांगते रह जाएगा, उसको पूर्ति करते रहिए, वो और डिमांड करते रह जाएगा। और ये कौन लोग नोटिस किया है, तो हमारे पूर्वज लोग। वी मतलब हम लोग मतलब गांधी जी के समय के लोग, आपके पूर्वज। तो वी नोटिस दैट, हम लोगों ने यह नोटिस किया है कि मन जो है एक अशांत पक्षी है, माइंड जो है रेस्टलेस बर्ड है। द मोर इट गेट्स, जितना ज्यादा यह मिलता है, इसको प्राप्त करता है, द मोर इट वांट्स, उतना ज्यादा यह चाहता भी है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंततः असंतुष्ट हो जाता है। इसको थोड़ा बढ़िया से हम लोग समझेंगे और बढ़िया से समझने के साथ साथ ग्रामर भी देखेंगे। एक ग्रामर यहाँ पे मिला है आपको, हाल ही में पढ़ाया गया, दिख रहा है, सिंटेक्स में पढ़ाए थे, हमको दिख रहा है। देखिए दो जगह क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और दोनों के पहले क्या आया है, पढ़ाए थे क्या आप, कि अगर एक ही वाक्य में दो को कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो दोनों के पहले द लगाया जाता है। यहाँ पे आया भी है, हालांकि इससे हमको मतलब नहीं है, हिंदी अर्थ से मतलब है। हिंदी में बताया गया आपको समझने के लिए इस तरह से कुछ, कि माइंड जो है, माइंड अशांत है, रेस्टलेस है, इसको जितना ज्यादा दे दीजिएगा, वो ही ना कि मिल गया तो अस्थिर हो गया, उतना ज्यादा और मांगेगा, उतना ज्यादा कहेगा कि और चाहिए। इसको आप देते रहिए, वो मांगते रहेगा, कहियो ये संतुलित होने वाला चीज नहीं है। अंततः क्या रह जाएगा, अंत तक अनसेटिस्फाइड रह जाएगा। तो कोई कहे कि मन के मना ले हम, तो नहीं के संभव। मन पे क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। जो मन कहते जाएगा वो देते जाएगा, तो कबो नहीं होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं बहुत सारा चीज, वो बॉल वाला आप लोग को शायद बताए थे कि लाइट नहीं है तो हई आ गई, हऊ आ गई। मोबाइल पे ले लीजिए, याद होगा सबसे पहले मोबाइल आया था कीपैड, नोकिया वगैरह नाम था, याद है जी। तो मोबाइल में क्या बताइए, बात नहीं होता था। मोबाइल का कहला आविष्कार हुआ था, बातें करने के लिए ना, बात तो होता था। गेमो दिया था सांप वाला, इसी से चलता था, याद होगा बढ़िया से, मतलब खेलने का भी सुविधा था। तो मन को ये रोक लेना चाहिए था, मन नहीं माना, कहा कि ना स्किन टच बोला जाता है ना जी, स्किन टच आ जाए तनी आराम हो जाए, अब के बटन दबाई छू के काम हो जाओ। चलिए मुझे रुक जाता, उतनों पे नहीं रुका, आपका चाहिए तो भाई मैसेज से बतिया जाए, व्हाट्सएप आ जाए, फेसबुक आ जाए, कितना आराम रहे, सब आ गया। मन यहाँ भी नहीं रुका, अब कैमरा क्वालिटी पे आ गया मन। कैमरा में भी देखे होंगे 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, अब तो 100-200 का बात हो रहा है। आज ये सब छोड़िए, मान लीजिए इतने पे संतुष्ट हो जाता है, काम खत्म हो जाता। कोनो एगो कंपनी मान लीजिए निकाला मोबाइल एगो 7A नाम दे दिया, तो उसको रोक देना चाहिए ना, अब सब क्वालिटी डाल के। अब देखिएगा उसके बाद 2-4 महीना बाद लाएगा 7A प्रो। प्रो का मतलब क्या, तनी सा और क्वालिटी कुछ कुछ बढ़ा दिया है, उतने पर नहीं रुकता है। अब सुने होंगे प्रो के बाद मैक्सो में चला जाता है, मैक्स निकाल देगा, आओ बड़ा हो गया, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दिए। ये सब कौन करा रहा है, डिमांड करा रहा है। मार्केट में डिमांड है तभी नहीं आ रहा है। अब मार्केट में डिमांड काहे है, मने से ना है जी। आपके पास मोबाइल था, सब चीज मिल गया, तो काहे ला मार्केट वाला दूसरा लाता। मान लीजिए प्रो मैक्स के बाद बस सब कोई इतने पे खुश हो जाता, तब उसको अल्ट्रा लाने का जरूरत पड़ता है कहियो जिंदगी में। अब अल्ट्रा भी ला रहा है, क्या कि डिमांड है, लाएगा तो बेचाएगा, आदमी का मन कर रहा है कैसन चाहिए। इतने पे संतुष्ट नहीं हो रहा, अभी सब खत्म हो गया है। अब देखिएगा शादी ब्याह में कैमरा के बातें नहीं हो, अब चाहे ड्रोन, ऊपर से फोटो खिंचाता, अच्छा है, मैटर खत्म हुआ, नया मन कह रहा है। इसी पे नहीं है कि रुक जाएगा, भविष्य में और कुछ ना कुछ आने वाला तय है, इस पे नहीं रुकेगा, इससे भी बढ़िया आएगा। ये सब कहाँ से हो रहा है, सब इसी का काम है। जितना ज़्यादा डिमांड हो रहा है उतना ज़्यादा मार्केट में पैसा आ रहा है, इससे भाई डिमांड होगा तो देवे करेंगे, हम काहे नहीं देंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं घूम फिर के मन पे है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि मन जो है अशांत है, चंचल है, ये रुकने वाला नहीं है। इसको कितना भी दे दीजिए
वो और डिमांड करेगा और अंततः असंतुष्ट ही रहेगा, संतुष्ट होने वाला है ही नहीं। तो इसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे भी सुने होंगे घर में किसी का 20,000 मिल रहा है पैसा, घर चल जा रहा है, खिचपिच करके तरीके से चल रहा है, हाला गुला होता होगा। मान लीजिए वो नौकरी लग गया, सरकारी नौकरी लग गया, 40,000 और आने लगा, बीपीएससी टीचर बन गया, तब 60,000 आ गया, तो घर संतुष्ट हो जाता है? नहीं होता है, उसको और चाहिए। पहले रहे मान लो लोकल कपड़ा किनत रहा, अब रेमंड में जाते रहा, इन्हें उन्हें नहीं खा जात, पैसा घटते बा, ऐसा नहीं है कि नहीं घटेगा। इसको कैसे रोक सकते हैं? आपका 20 था तो आप 15 में अपने आप को ढाल लीजिए कि इतने में हम रह सकते हैं। ढालने का मतलब क्या? वही बात, मन पे क्या करना है? कंट्रोल करना है। 60 आ रहा है तो आप सोचिए कि 50 ही हमारा खर्चा होना चाहिए महीना में। ऐसे अगर ढाल लीजिएगा, ढालने का मतलब फिर वही हो गया कि मन पे क्या कर लिए? कंट्रोल कर लिए। मन को सोचिए कि सेटिस्फाइड हो जाए तो 60 कम हो जाए, लोन लेवे पड़ी, कार निकाले के मन कह दिलक बस लोन लेवे पड़ी, वो 60 घट जाई। जमीनों अगर ले ला, पटना में एगो फ्लैट ले ला तो फिर तो वाव घट गई, लोने चलत रही, तो काहे ले लेला? मन के लग तबे ले लेला। तो हर हाल घूम फिर के वहीं पे चला जाएगा जो आपके पूर्वज लोग बहुत पहले ही सोच लिए थे और किताब में लिख दिए थे कि मन अशांत पक्षी है, कहियो नहीं संतुष्ट होगा, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये लाइन यही बताया और इससे बढ़िया से आपको नहीं समझाया जा सकता है। आगे देखिए, समझना अब आपका काम था। द मोर वी इंडल्ग इन आवर पैसन, आपका पैसन होगा, जीवन में सबका जुनून होता है, कुछ ना तो मोबाइल चलाए के जुनून है, लेकिन होई सबका पैसन होता है। और जितना ज़्यादा आप अपने पैसन में इंडल्ग रहिएगा, इंडल्ग रहना मतलब डूबे रहना, लिप्त रहना, उसी में खोए रहना, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ज़्यादा वो अनब्रिडल्ड हो जाएगा। अनब्रिडल्ड हो जाएगा मतलब आपके हाथ से निकल जाएगा, अनियंत्रण। ये आज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसको हम बढ़िया से समझाएंगे। आप किसी काम में जितना ज़्यादा डूबे रहिएगा उतना ही ज़्यादा वो काम बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं और बिगड़ जाएगा, अनब्रिडल्ड हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एगो लिमिट सेट कर दीजिए कि करना है तो इतने में कर लेना है, इससे आगे पीछे नहीं जाना है। इसके लिए देखिए उदाहरण आपको हम समझा रहे हैं। लाइन क्या लिखा है कि द मोर वी इंडल्ग इन आवर पैसन, जितना ज़्यादा पैसन में इंडल्ग रहेंगे, दे मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ज़्यादा ये सिचुएशन को अनब्रिडल्ड कर देगा, बिगाड़ देगा। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं कुछ ऐसे कि अभी आपका एज मान के चलिए 18-20 यही चल रहा होगा, 22 से आप नौकरी का तैयारी करना शुरू किए, सबके लिए है। और ये आप सोचे कि नौकरी की तैयारी करेगा, नौकरी करे के बाद बढ़िया बात है, करे के बाद तैयारी कर रहे हैं, उसका लिमिट नहीं बनाए कि कब तक तैयारी करे के बाद। एगो लिमिट बनाना कितना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 22 से 25, 25 नहीं 22 से 30 रख लीजिए, 30 तक तो अभी बोलते 8 साल कम होता है नौकरी ले लेवे के बाद, और ना ले आयल तो 30 के बाद यो कि छोड़ के काम धाम दूसर देखे के बाद, ये आपको सोच लेना चाहिए, पहले ही से हम दिमाग में बैठा लेना चाहिए। नहीं तो इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, कहाँ कहाँ काम बिगड़ सकता है। हालांकि 8 साल नहीं लगता है नौकरी लेने में, अगर 3 साल आप ढंग से पढ़ लीजिए तो कोनो नौकरी हो जाएगा। एगो लाइन बोले आप ध्यान नहीं दिए, ढंग से, कि बहुत बड़का लाइन था। ढंग से कहने का मतलब खाली पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ये सब आदमी इग्नोर कर देता है। बस ये याद है कि 3 साल पढ़े के रहे, कैसे पढ़े के रहे याद नहीं है। ढंग का मतलब सब चीज़ त्याग के, वो बीच में कोई के शादी होगा तो नहीं जाए के, अपनों घर के शादी बा तो नहीं जाए के, मोबाइल छोड़े के बाटे, पढ़े के खाली बा, पढ़ना है तो पढ़ने में रहे के बाटे, मेहनत करके खाली पढ़े के बा, तब नौकरी होता है। ना तो वही 3 साल के जगह पे 8 साल लगता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अब मान लीजिए 8 में नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा ही ना, कि अब छोड़ा उम्र खत्म हो गई एसएससी के, तब टीचर के तैयारी कर जाए, 5 साल आउ कर जाए, ऐसे नहीं होता है। एगो सेट करना पड़ेगा लिमिट। ये गांधी जी का पहला लाइन था कि हम लोग जितना ज़्यादा इंडल्ग होते हैं, डूब जाते हैं अपने पैसन में। अपने पैसन में मतलब हमको जुनून था नौकरी लेने का, डूबे हुए हैं, 8 साल तक डूबे हैं। अब बिगड़ेगा कैसे सिचुएशन? आगे बोला था कि सिचुएशन क्या हो जाता है, याद है? अनब्रिडल्ड, अनियंत्रित। 30 में ना बोलाऊ, आगे बढ़ गया, मान लो 5 साल आऊ देख लो 35, तो आप तो ऐसा ही दिन काटे 5 साल। सिचुएशन कहाँ से कहाँ बिगड़ेगा? 35 में आपका दम क्या बोलते हैं, थक गए, नहीं हुआ। अब यहाँ से ना आप सोचिएगा कमाने का। अब जब यहाँ से आप कमाने का सोचिएगा, शुरुआती में नौकरी तो हुआ नहीं, प्राइवेट में गए हैं, तो शुरुआती में प्राइवेट वाला आपको 30,000 रुपये महीना देगा। शुरुआत कब कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 देगा,
10 देगा या फिर चलिए 15 देगा। 35 का एज हो गया है, आपका इनकम है कितना 15,000 10,000, और 35 का एज है, शादी भी होना है, बच्चे भी होने हैं, घर चल हलाइना चल जाए 15 में कहाँ से चलेगा। अब क्या होगा, घर में बड़ा भैया होगा उससे लीजिएगा, पिताजी होंगे उनसे हेल्प मांगिएगा, धीरे धीरे फिर कहाँ होगा, एक के अलगे करो लोग बांटो लोग। हंसने वाला बात नहीं है, सोचने वाला बात है। होगा कि नहीं होगा, आपके साथ भी पड़ेगा तो होगा ना। मैंने काहे तुम्हारा भैया तुमको देगा पैसा 35 के एज में, का करत रहो पहले तो तैयारी करत रहे, ये जवाब नहीं ना है। काहे देगा, वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है, आप में कमी है। आप देखे नहीं सिचुएशन इधर बिगाड़ दिए, यही सिचुएशन अनबिल्ड हो रहा है। अब यहाँ कहिएगा कि ना हमारे घर के आदमी हमारे संग अत्याचार करता, पड़ोसी को जाके बताइएगा, दोस्त लोग को बताइएगा ऐसे करता लोग, उसे कुछ नहीं खे सही करता लोग। यहाँ पे आप काम घबराए थे, काहे घबराए थे। मान लीजिए आप 30 में क्विट कर देते कि ना हमारा से ना हुई, 30 में आप 10-15 के आसपास कमाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि 35 आते आते ये बढ़ के 30 के आसपास नहीं जाता 5 साल में जाता। अब आपके पास 30 आता, आपका शादी होता, बच्चे होते, तो आप तो अपने आप पे डिपेंडेंट रहे करते थे। काहे परिवार आपसे झगड़ा करता, क्या आपको अलग करता, नहीं करता। तो ये सब सोचे नहीं, आप तो एंजॉय कर रहे थे, पढ़ाई के नाम पर बुड़बक बना रहे थे। और जब दुनिया आपको बुड़बक बनाएगा तो कहिए कि हमारे संग अत्याचार होता। तो इस सब का शॉर्ट में यही बात है कि आप किसी काम में डूबिए, आप पैशन बनाइए कि नौकरी लेने के बाद, क्रिकेटर बने के बाद, गायक बने के बाद, ठीक है, लेकिन एगो लिमिट बना लीजिए कि हाँ इतना दिन में बन जाए के बाद, नहीं इसके बादो जा रहे हैं तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। वो सिचुएशन को बिगाड़ेगा, पक्का है कि बिगाड़ेगा, किसी रूप में बिगाड़ सकता है। तो वही कहा रहा है कि अनब्रिडल्ड हो जाता है। गांधी जी का ये जो लाइन था इसी के लिए था कि आप किसी काम में डूबिए, लेकिन एगो लिमिट बना के डूबिए कि इतने दिन तक हमारा काम करे के बाद, उतने दिन में कॉल लेवे के बाद। और नौकरी करने के लिए 8 साल जो बोले थे बहुत था, जेकर 22 से 30 में ना हुई ओकर कहाँ से हुई, कहियो ना हुई। देखते हैं आगे। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट, यही बात बोले हम कि एक लिमिट बना लीजिए। किस चीज के लिए, किसी काम में इंडल्व होने के लिए, डूबने के लिए कि हाँ तने दिन डूब के देखे के बाद, ये काम को, ये पैशन को करने के लिए हमको कितना दिन तक इंडल्व रहना है, वो लिमिट तय कर लीजिए। नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा, सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा। दे सॉ दैट, वे लोग देखते हैं कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस समझते हैं, खुशी, वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, मानसिक स्थिति है। खुशी क्या है, तो खुशी पैसा से नहीं आता है, खुशी कैसे आता है, मन के खुश रहने से, मानसिक स्थिति है। अब यहाँ भी एक तार्किक बात बोल रहे हैं गांधी जी, या कह रहे हैं कि दे मतलब वे लोग मतलब पूर्वज। हमारे पूर्वजों ने इस बात को देखा है कि खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, वो मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है। पैसा से हैप्पीनेस नहीं आने वाला है, मन खुश रहेगा तब आपके पास हैप्पीनेस आने वाला है। इसको भी हम लोग समझ सकते हैं कि हैप्पीनेस मन से आता है, पैसा से नहीं। मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा है कि खूब पैसा आ जाए तो खूब खुश रहा, तो ये गलत है। खूब पैसा के साथ खुश जिम्मेवारी भी आता है। मान के चलिए आप पैसा कमा रहे हैं किसी चीज़ से, एगो आपके पास है, दुकानें हैं, कोनो गिट्टिए छड़े का की दुकान है, आप सोचिएगा एक जगह आओ डालें, हमारे ब्रांच खुलो, एक जगह आओ चलो, आप बिजी रहिएगा, पैसा आएगा, पैसा के साथ साथ एक दो बीमारी भी आएगा। जैसे सबसे पहले डायबिटीज आता है, शुगर, खा नहीं पाइएगा, मीठा तो एकदम ना, चावल खाने के लिए तरसिएगा। कहने का मतलब है पैसा के साथ कोई सोचेगा कि खुशी आ गया तो नहीं, पैसा के साथ जिम्मेवारी आता है। पैसा वाला और पैसा चाहिए, कैसे पैसा और हो जाए ये सोचता रहता है, ये ना कि हमारा पैसा घट हो, कभी सोचेगा घट हो, नहीं सोचेगा। तो ये खुशी का तरीका नहीं है, ये जिम्मेवारी का तरीका है। वही ऐसा नहीं कि गरीब है तो खुश नहीं है, गरीब आदमी इनफैक्ट सबसे ज़्यादा खुश रहता है, टेंशन कम रहता है उसके पास। मान लीजिए गरीब आदमी गया था कुंभ नहाने, तो कुंभ से चल जाएगा उन्हें विंध्याचलो नहा के आएगा, और ये गैल बानी उन्हीं से घूम के आ जाओ। अमीर आदमी कहीं नहीं जाएगा, वो देख रहा है कि उसका टाइम फिक्स है कि हाँ 7:03 में उतरेगा फ्लाइट से, तो फिर 8:03 में फ्लाइट धरे के बाद वो बीच में अपना मन से कुछ नहीं करेगा, है ना, तो उसका फिर नुकसान हो जाएगा। लेकिन अमीर आदमी, गरीब आदमी को जोन मनोर किया, वो दिल्ली गया है तो दिल्ली से होने से आगरा घूम के आएगा, स्पेशली घूम के आएगा, ताजमहल का है छोड़ जाओ, फ्री आदमी है, खुश आदमी है। तो खुशी रहने के लिए आपको ये जरूरी नहीं कि पैसा चाहिए, ये कहने का अर्थ है। मन अगर आपका ठीक है, पैसा वाले भी खुश होते हैं। 2-4 गो ऐसे पैसा वाले हैं कि जब दिक्कत होगा, खास करके कोरोना आया था
तो देखिएगा पूरा डोनेट किया था पैसा, महिंद्रा वाला हुआ, टाटा वाला ग्रुप हुआ, दुनिया भर के पैसा गिराया था। काहे गिराया था? मन खुश था। जियो वाला नहीं गिराया था। जियो वाला देखिए अपने बेटा के शादी में रिचार्ज महंगा कर दिया था। कोई करे के चाहिए, नियम तो नहीं है। आपके घर में शादी हुआ है, खुशी का बात है, आप रिचार्ज महंगा कर दिए। उनका मन नहीं है वैसा, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं हो आपका, ये कह सकते हैं। तो खुशी कहाँ से आता है? मानसिक स्थिति से आता है। तो ये बात बताया गया इस पैराग्राफ में। और 5 हो गया खत्म। फिर से शॉर्ट में सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे अब 3, 4, 5। 3 कल बताए थे, आपको याद होगा। परिभाषा मिला था सिविलाइजेशन का, कि सिविलाइजेशन है क्या? तो मोड ऑफ कंडक्ट है जो मनुष्य को पाथ ऑफ ड्यूटी बताता है। और चौथा कुछ खास नहीं था, बोल रहा है कि अगर ये परिभाषा सही है तो हम लोगों को अब कुछ सीखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, दूसरों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और 5 में बताया गया 3 चीज काम का। पहला बात बताया गया कि मन को आप मना नहीं सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। मन जो है अशांत पक्षी है, जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा चाहेगा और अंततः नाखुश रह जाएगा। एक बात बताया गया। दूसरा बताया गया कि किसी चीज़ के प्रति आप इंडल्ज हो रहे हैं तो एगो लिमिट बनाइए, नहीं लिमिट बनाइएगा तो वो पूरा बर्बाद कर देगा, अनब्रिडल्ड हो जाएगा। और तीसरा बात बताया गया कि खुशी क्या है? तो खुशी मन की स्थिति है। मन को ठीक रखिए, अपने आप खुश रहिएगा। ये 3 बातें तो सबको मिला के थोड़ा नोट कर लीजिए कॉपी पे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 6ठा में। यही है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पैरा 3, 4, 5 मिला के लिख रहे हैं, यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा। पांच ऑब्जेक्टिव लिखा गया है। इससे पहले भी शायद 5 ही लिखवाए थे। सही से फिल कीजिएगा, बुक का भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर हिंदी समझ गए तो आपको याद हो गया होगा।
जिनका हो गया ऐसा ही सही फील कीजिए, फील भी हो गया तो हिंदी समझने का कोशिश कीजिए। हो गया है, चलिए मिलाते हैं हम लोग। पढ़ा लिखा है, ये परिभाषा है। ये देखिए 2 नंबर में भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। 2-3 को शॉर्ट क्वेश्चन बोले थे, आपके शायद ध्यान पे होगा। एक बार बोले थे कि पीटीएबल कंडीशन क्या है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। एक ऐसे ही ये आ सकता है, व्हाट इज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्या है। तो आपको लिखना होगा यही बात कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन क्या, पाथ ऑफ ड्यूटी। द पाथ ऑफ ड्यूटी भी आप लिख सकते थे, कर्तव्य के रास्ता को दिखाता है। 2 नंबर का ये सवाल हो सकता है, या ऑब्जेक्टिव में। हैप्पीनेस इज लार्जली, या क्या होगा जी, मेंटल कंडीशन, मानसिक स्थिति। हैप्पीनेस क्या है, तो मन की स्थिति है। अगला है कि इन गुजराती सिविलाइजेशन के बराबर किसको कहा गया है, गुड कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब व्यवहार, हिंदी लिख सकते हैं किसी को शक है तो। यहाँ पे कंडक्ट का अर्थ हुआ व्यवहार, बिहेवियर। और ये लाइन तो मेरे ख्याल से ध्यान में आ गया होगा, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट क्या होगा जी, वांट्स। द मोर इट गेट्स, जितना ज्यादा मिलता है, द मोर इट वांट्स, एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, अंततः असंतुष्ट रह जाता है। एक और बताया कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, और क्या है जो कि कन्वर्टिबल है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, तीसरा पैराग्राफ में चले जाइए और लिखा होगा, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। बताया भी है अभी आपको कि आप कितना अच्छा ड्यूटी कर रहे हैं, आपके अंदर कितनी मोरालिटी है, देखकर पता लगाया जा सकता है। तो ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। पैराग्राफ 3 का था, सही कर लीजिए। और ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। इस सब का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कहानी इतना बढ़िया से आपके दिमाग में रहेगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। सुने होंगे पिछले बार में, हाँ 49 को सही किया है, एगो काहे गलती किया वो भुला गया था तब। ऐसा नहीं है कि पढ़ाया नहीं आएगा, सब दिमाग पे रहेगा आपका। आप 45-50 ऑब्जेक्टिव करते हैं तो अच्छा नंबर आने का चांस बनता है, स्वाभाविक बात है। क्या मैं 45 मैंने 45, 44 नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्टिव है, 1 का 1 मिलेगा। तो कहानी सुनने का सबसे बड़ा बेनिफिट है ये सब चीज़ याद रखने का, आपका ऑब्जेक्टिव सब सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब नंबर बहुत बढ़िया आएगा। क्लियर है ये वाला बात? ये हो गया आपका। थोड़ा सा देख लेते हैं छठा भी, पूरा नहीं देखेंगे हम, थोड़ा सा ही देखेंगे। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी। आदमी खुश है कि नहीं है? नहीं होता है, बिकॉज ही इज रिच। ये तो पहले पढ़ा चुके हैं। आदमी अमीर है इसका मतलब नहीं है कि खुश है। और अनहैप्पी या फिर नाखुश है, बिकॉज ही इज पुअर। ये पैमाना नहीं है आदमी के खुश और नाखुश देखने का कि कोई अमीर है तो खुश है और कोई गरीब है तो नाखुश है। ये पैमाना सही नहीं है। द रिच, देखिए पढ़ाए भी थे कि रिच में द लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। याद है एडजेक्टिव में? द रिच मतलब दुनिया के सारे अमीर। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। जितने भी अमीर लोग होते हैं हमेशा क्या देखे जाते हैं, अनहैप्पी ही देखे जाते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग हैप्पी देखे जाते हैं, उल्टा बात है।
मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। और इसका जीता जाता उदाहरण यही है कि मिलियंस, लाखों लोग हमेशा क्या होते हैं, गरीब। ऐसा तो है कि लाखों लोग नाखुश है धरती पे, कुछ तो ज़्यादा है ही। तो मिलियंस गरीब है और मिलियंस खुश हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब बातों को ऑब्जर्व करके, सोच समझ के, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोगों ने क्या किया, डिस्यूडेड अस, हम लोग को डिस्यूड किया। डिस्यूड करना मतलब दूर किया। किस चीज से दूर किया, तो लग्जरीज एंड प्लीजर्स। सुनेंगे बड़ी लग्जरियस लाइफ जी रहा है, मतलब पूरा सुख सुविधा वाला। तो हमारे पूर्वजों ने लग्जरियस लाइफ और प्लीजर लाइफ जीने से मना किया है। क्यों मना किया है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो लग्जरियस लाइफ जीता है, मतलब जो रिच है वही नाखुश है, और जो गरीब है वही खुश है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने लग्जरियस लाइफ जीने से मना किया है। तो फिर वो आप समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है आपका कि क्यों हम लोग को लग्जरियस लाइफ नहीं जीना चाहिए, क्योंकि लग्जरियस लोग नाखुश होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। यहाँ तक हो गया। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये इसमें कोई डाउट है? पहले ही समझाए थे गरीब अमीर वाला, इसीलिए छोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वी हैव मैनेज्ड, हमने मैनेज किया है, विद द सेम काइंड ऑफ प्लग, उसी तरह के प्लग को, एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, जो हजारों साल पहले से चल रहा था। वी हैव रिटेन, हम लोगों ने धारण किया है। रिटेन करना मतलब धारण करना। रिटेन सुने हैं आईपीएल में, इनका के फिर से रिटेन का लेवल गई। रिटेन का लेवल गई मतलब क्या, जो टीम के रहन तो टीम में रख लेवल गई। तो वी हैव रिटेन, हम लोगों ने धारण किया है, द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, उसी प्रकार के कॉटेजेस को, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पास पुराने समय में था, उसी को अभी भी धारण किए हैं। एंड आवर इंडिजेनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारा जो इंडिजेनस स्वदेशी शिक्षा है वो भी पहले जैसा ही है। अब ये तीनों लाइन को इसलिए हम ज़्यादा जोड़ नहीं दे रहे हैं, कि तीनों 2025 में बदल गया है। शुरू में बताए थे गांधी जी 47 का बात कर रहे हैं, चल रहा है 25, तो कुछ बातें बदल गई है। इसमें कह रहा है कि वी हैव मैनेज, हमने मैनेज किया है उसी प्रकार के प्लग का। प्लग मतलब होता है हल, खेती वाला जो बात किया जाता है, जो लकड़ी वाला होता था, बैल वगैरह खींचता था, जो कि कब से चल रहा है, हजारों साल पहले से। और 1947 के आसपास का कोनो सिनेमा देख लीजिएगा, उसमें वही वाला दिखाएगा, मतलब उस समय वही वाला हल चलता था। अब ट्रैक्टर वगैरह आ गया है, अलग बात है। फिर कह रहा है कि वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज। कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी, जो माटी वाला घर सुने होंगे, अभी भी कहीं कहीं मिल जाएगा। कह रहा है कि जो पहले जमाने में झोपड़ी था, वैसे ही झोपड़ी में हम अभी भी रहते हैं। ये सब बात 1947 के आसपास के लिए है। इंडिजेनस एजुकेशन हो रहा है, स्वदेशी शिक्षा, जो कि अब पूरा बदल गया, आप समझ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम में दुनिया चल रहा है। तो ये बातें गांधी जी जब लिखे थे उस समय बातें लागू हो रही थी, वर्तमान में ये बातें लागू नहीं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। कह रहा है कि कंपटीशन वाला सिस्टम हमारे समय में नहीं है, 47 में नहीं था कि कंपटीशन में लाइफ को बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन अब है। अब सबसे ज़्यादा यही है, कंपटीशन वाला। तो इस सब बारे में चर्चा किया जाएगा कल, कि लाइफ कोरोडिंग सिस्टम क्या होता है। इतना समझ सकते हैं कि ये लाइन गांधी जी 47 में जब भारत था उस समय के लिए लिखे थे, 25 में सब पलट गया है, ठीक उल्टा हो रहा है। तो जा सकते हैं आज आप लोग, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग कल देखेंगे।